नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यसभा प्रत्याशियों की। एक कांग्रेस और दो भाजपा के खाते में जाने हैं। बीजेपी ने ओबीसी चेहरे सतीश पूनिया जो हरियाणा के प्रभारी भी हैं और अलका गुर्जर जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, उन पर दांव खेला है। दोनों ही राज्यसभा के लिए बिल्कुल नए हैं। हाँ, लेकिन विधानसभा का दोनों को एक एक बार का एक्सपीरियंस है। उधर नीरज डांगी पर भरोसा रखा है। पार्टी आलाकमान ने उन्हें दूसरी पारी खेलने का मौका दिया है। क्या मायने हो सकते हैं? क्या आने वाले दिनों के पंचायत चुनाव या फिर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा? सोशल इंजीनियरिंग की बात हर बार कही जाती है। हालांकि अपर हाउस बनाया इस वजह से गया था कि राजनीतिक दल अपने साथ साथ एक ऐसे लोगों का चयन करें जो इंटेलेक्चुअल हो और वहां जाकर के स्थायी जो सदन है उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकें। सतीश पूनिया को राजनीतिक एक्सपीरियंस है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं। अलका गुर्जर भी यूं देखें तो उनका टिकट ऐसे वक्त कटा था जब वो सिटिंग एमएलए भी थी। खैर, हमारे साथ में 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट राजस्थान से जो बहुत नजदीक से राजनीति को देखा है उन्होंने, वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि इन टिकटों के मायने क्या हो सकते हैं। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ा अवसर है इन तीनों प्रत्याशियों के सामने, तो पार्टी ने कुछ सोच के टिकट दिया होगा, जाहिर सी बात है। क्या लगता है आपको कि सामाजिक समीकरण, इनकी योग्यता, क्या कुछ आधार रहा होगा? देखिए, कुल मिलाकर के एक तो आप पार्टी तो निश्चित रूप से आप अपनी पार्टी को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर रखना चाहते हैं, और सारे समूहों को, सारे संप्रदायों को, सारी जातियों को उसमें समाहित रखना चाहते हैं। आपको उनका लाभ मिलना चाहिए, ये सब सोचा जाता है। और फिर जो प्रत्याशी हैं उनकी अपनी बैकग्राउंड क्या है, उनकी पिछले इसमें क्या कार्यकाल में क्या क्या किया है उन्होंने, तो इसी से ये तय होती है। इसमें जो सतीश पूनिया साहब या अलका गुर्जर या जो उधर से मोदी जी हैं, डांगी जी जो हैं, इनका इनका सिलसिला कमाल रहा है। सतीश पूनिया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपना उन्होंने क्या कहते हैं राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। फिर एबीवीपी में आए, फिर महासचिव बने यूनियन के राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और फिर हरियाणा के प्रभारी रहे। तो बड़ा प्रभावशाली उनका रोल रहा है उसमें। और आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव बना करके उनका उनका सारा स्वरूप देखा, तो उसमें भी उनके बारे में भी यही सब कहा जा सकता है। तो और फिर राजस्थान में जिस तरीके से कुछ प्रभावशाली जाति समूह जिन इलाकों में असरदार हैं, उनमें गुर्जर और जाट समुदाय दोनों बहुत प्रभावी समुदाय हैं। तो इसमें अलका जी को जिस तरीके से उधर पूर्वी राजस्थान के हिसाब से, और इधर जो हमारे सतीश पूनिया है, इनको शेखावाटी के हिसाब से ये प्रभावी तरीके से यूं इनका चयन हुआ। ये इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। नया यही है कि नौजवान को और महिला को चांस दिया है राज्यसभा के लिए। दूसरा बैकग्राउंड भी सारा नजर आता है कि राजस्थान से जो महिलाएं मंत्री रही केंद्र में, उनमें वसुंधरा जी का नाम है, गिरिजा जी का नाम है। एक दिवंगत हो गई, एक अभी भी बरकरार है। और इसी तरीके से इनसे भी उम्मीद की जाती कि जिस इनको भी शायद केंद्र की उसमें इंक्लूड किया जाए उस सूची में जिसमें मंत्री होना दर्ज है। तो मुझे लगता है कि बस यही खास कोई विशेष बात नहीं है। बस उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है जो अपनी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। जी चलिए, काम का प्रतिफल कहा जा सकता है इसको, आपका ये मानने में। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। तीनों प्रत्याशी, देखिए अगर यूं देखें तो इनपे तीनों पे कोई लांछन या उंगली नहीं उठाई जा सकती, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है।
और आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? कास्ट फैक्टर को देखा गया होगा, इनकी योग्यता एक बड़ा आधार, या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, क्या कुछ रहा होगा? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो कास्ट फैक्टर है वो एक अनायास ही इसमें बना है। जो मेरी जानकारी है कि दोनों जो उम्मीदवार बनाए, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, वो संगठन में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनकी निष्ठा मतलब शुरुआत से ही संगठन निष्ठ जिसको कह सकते हैं वो रहे हैं दोनों ही। सतीश पूनिया मतलब आप देखिए विद्यार्थी परिषद के जमाने से संगठन में उनको जो जो जिम्मेदारी दी गई उस तरीके से वो काम करते गए। इसी तरीके से अलका गुर्जर है, उनका भी संगठन के प्रति पिछले समय से काफी दिल्ली की प्रभारी है, राष्ट्रीय सचिव है, वो पार्टी जहां जहां भेजती है वहां वहां वो आपको हमको सबको नजर आती है। तो संगठन निष्ठ होना ये क्राइटेरिया है। अब ये दोनों ही एक ऐसे समुदाय, दोनों अलग अलग समाज से हैं, एक जाट समाज से हैं, एक गुर्जर समाज से, जिनकी एक राजनीतिक हैसियत तो है ही राजस्थान में, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो उस नाते अब जोड़ लिया जाता है तो ठीक है, ये तो एक जाति से तो जोड़ना होता ही है। लेकिन एक जो मेरी निगाह में है, मैं निजी राय में ये कह सकता हूँ कि दोनों की संगठन निष्ठा मतलब कहीं संदिग्ध नहीं है। दोनों ने संगठन में बहुत मजबूती से काम किया पिछले 6-7 साल से। चुनाव हारने के बाद भी विधानसभा, सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद पार्टी ने उनको जो जो जिम्मेदारी दी, चाहे हरियाणा की दी हो, चाहे महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी वो गए, दिल्ली के इलेक्शन में भी गए, अभी बंगाल में भी गए, तो वो बिना ना नुकुर करके जो भी जिम्मेदारी उनको दी वो की। इसी तरीके से अलका गुर्जर, अब अलका गुर्जर के साथ महिला फैक्टर भी जुड़ गया। भाजपा का नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो वो लाई, उस आधार पे महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाली बात थी। उस पर आरोप लग जाते कि कहीं वो राज्यसभा में जब मौका नहीं दे रही महिलाओं को, तो एक उनके साथ प्लस पॉइंट ये भी हो गया महिला होना। गुर्जर समाज से तो है ही, तो गुर्जर समाज मतलब पिछले पुराने उसमें इतिहास में जाए तो गुर्जर समाज तो ज्यादातर भाजपा के साथ ही रहा है। जब से पायलट आए या पायलट खुद अपना चुनाव लड़ते हैं तो वो एक उसी सीट पर पायलट के पक्ष में चले जाता है। लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ लगा 2018 के इलेक्शन में कि कहीं पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इस तरीके से वो एक समाज लामबंद भी हुआ कांग्रेस के पक्ष में। अन्यथा मतलब वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग या अपने उम्मीदवारों को देता है या भाजपा के साथ जाता है, या मतलब अमूमन लार्ज जो मतलब एक बड़े पैमाने पर हम देखें तो गुर्जर समुदाय तो वहां रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से सचिन पायलट इतने सक्रिय हो रहे हैं कि उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक समाज में भावना जाती है। तो उस तरीके से, और सतीश पूनिया का तो अपना एक मतलब संघ बैकग्राउंड होना, ये सब चीजें होना, एक अच्छे वक्ता भी हैं, जो उस वर्ग से मतलब जो बुद्धिजीवी के रूप में उस वर्ग से मैं मानता हूं, तो उनमें सतीश पूनिया कहीं ना कहीं मतलब एक अलग ही अपना स्थान रखते हैं। तो उन्होंने पुस्तक भी लिखी पिछले दिनों, आप और सब गए थे उस कार्यक्रम में, बड़ा एक वो था। इसी तरह कांग्रेस ने जो नीरज रानी को दिया, उनके साथ ये कि वो 3 चुनाव विधानसभा का उनको टिकट दिया, वो हार गए। वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिल्कुल नजदीकी लोगों में है। 2020 का टिकट अशोक गहलोत के ने उनकी जोरदार पैरवी की, उनको टिकट दिलाया, वो जी राज्यसभा में गए। यहाँ एक बात जानना चाहूंगा कि नीरज डांगी को लेकर के एक बड़ा वो बना हुआ है कि इन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। 2 बार इनको विधायक के टिकट में मिले, लेकिन 2 या 3 बार, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। फिर राज्यसभा में भी भेजा। और क्या लगता है आपको कि डांगी की इतनी पकड़ है, या फिर उनका अपना एक राजनीतिक यूं कहूं कि कोई आशीर्वाद के रूप में उन्हें फल मिला है? संगठन का कितना सक्रिय पार्ट मानते हैं, या फिर एससी चेहरे के रूप में ही सिर्फ इनको देखा जा सकता है? नहीं योगेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब मैं मेरी जानकारी के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि 6 सालों में जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो नीरज डांगी की उनसे ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं वो निजी रूप से खड़गे के साथ इतने जुड़ गए थे। अब उनके छाप तो अशोक गहलोत की लगी हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री की, नीरज डांगी की। लेकिन इस बार जो टिकट का उनका एक कहीं ना कहीं खड़गे का टिकट ही इसको माना जा सकता है। तो वो
पार्टी आलाकमान के खाते का टिकट इसे कहा जा सकता है, ये मान सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने नीरज डांगी को काफी कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं जिनकी वजह से उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक पहचान बनाई है, क्योंकि राज्यसभा में कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। सर, आप क्या कहेंगे तीनों प्रत्याशियों को लेके? देखिएगा कि एक तो भाग्य का खेल है और राजनीति में किसका सितारा कब उदय हो जाता है कुछ पता नहीं पड़ता। अब सतीश पूनिया को आमेर से हराने का काम भी किसने किया था ये भी पता है आपको, और अलका गुजर का टिकट किसने काटा था ये भी पता है आपको। तो देखिए, वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी के रूप में जिस प्रकार से कामकाज चल रहा था, और आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व के रूप में कामकाज इनको दिया गया था, और केंद्रीय नेतृत्व ही जानता था इनके कामकाज के बारे में, क्योंकि हरियाणा जीतना सबको असंभव सा लगता था। जहां इतना मेहनत करके इस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार को लाना, और अलका गुजर भी दिल्ली में जिस प्रकार से मेहनत करके जब यहाँ का टिकट कटा तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो वो दिल्ली में जाकर के प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद वो दिल्ली की प्रभारी बनी, और प्रभारी बनने के बाद जो कामयाबी दिखाई, और फिर आसाम में भी चुनाव में गई थी, वो बंगाल में गए थे, आसाम में गई थी, आसाम में भी मुख्यमंत्री का कहते थे, कह रही थी कि मैं वहां पे भी काम करके आई थी, मुख्यमंत्री को भी जिता के आई। तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान का नेतृत्व का कोई अहम योगदान नहीं है इनको टिकट दिलाना। ये तो केंद्र के नेतृत्व के मारे इनको टिकट मिला, और जातिगत तो निश्चित तौर पर पार्टी में, क्योंकि यूपी के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, तो इस स्थिति में गुर्जर समाज को एक संदेश देने का काम करेंगे कि भाई हमने देखो गुर्जर महिला को भी दिया और गुर्जर को हमने राज्यसभा में लेने का प्रयास किया है। जाट भी देखिएगा, जब से धनखड़ साहब को हटाया गया उसके बाद से जाट समाज नाराज था, उसको किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए, तो राज्यसभा में सतीश पूनिया को ला करके पार्टी ने संदेश देने का काम किया, हम जाट के विपक्ष में नहीं है, हम जाट सच्चे और पार्टी के वफादार जाट को महत्व देते हैं और राज्यसभा में लेके आ रहे हैं। तो दोनों के दोनों देखिएगा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से टिकट मिला है तो कह सकते हैं कि राजस्थान का इसमें कोई कोर कमेटी की बैठक हुई तो कोई ज्यादा महत्व हुआ नहीं, ये तो सीधे दिल्ली से ही दोनों का भाग्य खुला। और इस बार बिट्टू को यहाँ नहीं दिया गया, बिट्टू को कहाँ दिया जाएगा कोई पता नहीं। जिस तरीके से पंजाब के चुनाव तीनों ही टिकट दिल्ली से, जैसे नीरज डांगी के लिए भी अभी राजीव जी ने कहा कि खड़गे की पसंद थे नीरज डांगी, और दिल्ली से ही सब कुछ इनका तय रहा। वैसे तो खैर राज्यसभा, आजकल विधानसभा, लोकसभा सब कुछ दिल्ली से ही तय होता है। यहाँ तो आला कमान के लिए एक प्रस्ताव पारित होता है कि जो आला कमान कहेगा उसमें हम भरोसा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। नीरज डांगी देखिए उस वक्त जब गया था तो देखिए जब चुनाव की स्थिति अलग तरह की थी। आप देखिएगा कि अगर वो संगठन महामंत्री के साथ साथ अगर चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनता है और 6 साल लगातार रहने के बाद कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी नहीं मिली और इतना कोई काम भी नहीं किया, अब देखिए कि वापस से टिकट मिलना एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन इनको टिकट नहीं देते तो यहाँ पर किसी को टिकट लेकर के देते तो गुटबाजी बढ़ने का संभावना ज्यादा बढ़ रही थी। अशोक गहलोत ने वहां पर जाकर के 4-5 दिन 3-4 दिन बैठे रहे, वो खड़गे साहब से क्या बात हुई, खड़गे साहब के नजदीकापन तो है, क्योंकि देखिएगा आज वो जब बोल रहे थे नामांकन, कल तो उनको डिक्लेयर किया, नामांकन भी भर दिया, और नामांकन भरने के बाद उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने सबसे पहले खड़गे साहब का नाम लिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम बाद में लिया, और राजस्थान के नेतृत्व का नाम सबसे बाद में लिया। देखिए संगठन के कद के हिसाब से एज ए प्रोटोकॉल तो ठीक ही किया, उन्होंने खड़गे का नाम ही लेना चाहिए था सबसे पहले। नहीं, लेकिन ये भी कह सकते थे ना कि राजस्थान में राजस्थान की कोई कमेटी की बैठक भी नहीं हुई। आपने देखा कि यहाँ तो कोई बैठक भी नहीं हुई कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। लेकिन सच देखिए ये बात भी सीपी जोशी ने कहा कि मुझे नहीं, युवाओं को नेतृत्व दिया जाए। तो युवाओं को नेतृत्व देने का मतलब है कि अब एससी का इनके पास जिस जैसा भी है व्यक्ति। देखिए उसके पहले आपने देखा था कि अशोक गहलोत हमेशा अपने मुस्लिम को देते थे, वो हमेशा से जीत करके जाते थे, वो राज्यसभा में रहते थे। तो राजस्थान से निश्चित तौर पर डांगी का वापस जाना ये कहलाता है कि अशोक गहलोत की लाइजनिंग कम से कम अभी भी मजबूत तरीके से रहे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य जितने गए वो लाइजनिंग करते थे पूर्व मुख्यमंत्री जी की। अब राइजिंग कितनी सक्सेस होगी किसकी नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, तीनों टिकट केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय राजस्थान के बारे में हुआ है, और राजस्थान का जैसे तीनों नेता दिल्ली में वापस जाएंगे
तो अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। कोई मंत्री भी देखिए, दोनों में से किसका भाग्य केंद्रीय मंत्री के रूप में आएगा, ये तो यूपी के चुनाव से पहले कुछ ना कुछ निर्णय राजस्थान के पक्ष में कुछ नया भी आ सकता जी है। जी तो श्याम जी, आपने तो बड़े संकेत भी दिए कि इनमें से कोई केंद्र में मंत्री भी बन सकता है, कद है, बन भी सकता है। और आपने पहले ही कहा कि देखिए ये राजनीति है और कब किसको क्या अवसर मिल जाए कोई पता नहीं है। और ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाता है, और किस कार्यकर्ता की कब क्या किस्मत खुल जाए कोई पता नहीं है। मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा कि बात, ओम जी, बीजेपी में बहुत को ज्यादा वो नहीं था, ना कोई सवाल पूछ सकता था कि बस ठीक है, जिनका पार्टी आला कमान को लगा और संगठन के लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, ये भी नहीं कोई ऐसा चेहरा उठा करके लेके आ गए कि एमएलए जानते नहीं है कि हम किसको वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस में बड़ा उठापटक थी, माना जा रहा था कि पवन खेड़ा को ये अवसर मिलेगा राजस्थान से, और उन्हें कर्नाटक शिफ्ट किया गया। तो आपको लगता है कि जी मुझे याद आता है एक बार जब पवन खेड़ा को कुछ मिला नहीं था तो उन्होंने कहा था, पता नहीं मेरी तपस्या में कौन सी कमी रह गई कि मुझे ये हासिल नहीं हुआ। कि मुझे आज तक मेरे कानों में गूंजता है। तो मैंने कहा कि तुम पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हो या तपस्या को लेकर के किसी लालच के साथ में काम कर रहे हैं, मैं यूं सोचता था। लेकिन ये जब देखा डांगी साहब को जो दिया है, डांगी एक वैचारिक रूप से बहुत मजबूत आदमी है, और साथ साथ में जो दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला और जिस तरीके का संवाद होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, उससे संवाद करने वाला आदमी वो प्रभावी है। इसीलिए ये सारा समझ बूझ करके दिया है उसका। और इसी तरीके से मैं सतीश पूनिया को देखता हूँ कि सतीश पूनिया राजस्थान में सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी में यह कि कुछ संवाद करने वाला आदमी नहीं। संवाद करना उस तरीके से नहीं आता जो अपने विरोधी के साथ में भी क्या कहते हैं, सम्मानजनक संवाद स्थापित कर सके। सतीश पूनिया में ये सबसे बड़ी खासियत है। तो जब विद्यार्थी परिषद में रह करके और यूनिवर्सिटी में महामंत्री बने थे तब भी उनमें ये बात थी, और वो जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तब भी उनमें ये बात रही, और अब वो जो जा रहे हैं तो उनमें ये सिलसिला बरकरार। और वो कहीं अपने पार्टी के उससे कोई वो नहीं करते, जब कंप्रोमाइज कर लिया हो और फिर अपने रास्ते बना लिया, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। और ये एक मजबूत पार्टी के लिए, बेहतर पार्टी के लिए इस तरह का नेतृत्व निकलना बड़ा जरूरी है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। ये याद अलका जी का है। अलका जी के देखिए, दोनों लोग मेरे बहुत वाकिफ रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके हस्बैंड तो हमारे साथ में वीसा में बंद थे, नाथू सिंह गुर्जर। तो और उनके बाद में ये आई, तो ये वैसे ही संवाद करने में जैसा चाहिए, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में संवाद की कमी बहुत अखरती थी। तो संवाद पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा तो राजस्थान की राजनीति में उचित नहीं लगता, क्योंकि हम तो भैरव सिंह शेखावत के स्कूल की तरफ से देखते रहे हैं सारी चीजें, और वो वही सबसे प्रभावी है। राजस्थान के विभिन्न संप्रदायों में और सामाजिक समूहों में कोई अगर लोकप्रिय होता है तभी वो प्रांतीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का नेता बन सकता है। ये नहीं कि आप कुछ लोगों में लोकप्रिय है और कुछ लोगों में आपको समझा नहीं जाता, शत्रुता समझते हैं, वो नहीं चलता। चाहे गुर्जर समुदाय हो चाहे जाट समुदाय हो, उन दोनों के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है जो संवाद कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और शत्रुता की राजनीति से परे जाके कर सकते हैं। ये देखने की बात है कि ये वो लोग हैं जिनकी जुबान को लोग पसंद करते हैं, जिनसे चर्चा की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। पार्टी में और भी कई कद्दावर नेता ऐसे हैं कि जो पिछला चुनाव हार गए, किसी को टिकट नहीं मिला, कई ऐसी स्थितियां हैं, बहुत सारे लोगों ने ख्वाब भी पाले। तो अभी क्या लगता है आपको कि कुछ जातीय समीकरण साधने के लिए जल्दी ही कुछ और लोगों पे भी नजरें निगाहें इनायत हो सकती हैं? देखिए, जब पार्टी सत्ता में होती है तो उसको मतलब अपने नेता जो मतलब कहीं पद पे नहीं आए या चुनाव हार गए या टिकट नहीं मिला, तो मोबिलाइज करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन अभी जब आप जातीय उसकी बात कर रहे थे, तो राजस्थान से देखा जाए तो दूसरी जाति के जैसे राजपूत समुदाय से 2-3 MP हैं, लोकसभा में चले गए। जाट समुदाय से सिर्फ एक ही MP जो अजमेर के हैं वो सांसद बन पाए। तो उसकी भरपाई भी मतलब एक बड़ा समाज है, बड़ा समुदाय है, तो उसके अब 2 MP हो जाएंगे, एक सतीश पूनिया के तौर पे। अब गुर्जर समाज से एक भी MP नहीं था, पिछली बार हार गए थे।
जो भाजपा के थे सुखबीर सिंह जो दिया, अब एक MP हो जाएगा, तो पार्टी इस समीकरण को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते होगी कि और वर्गों के तो हैं सांसद, इस वर्ग का सांसद नहीं, ये कम थे या ये बड़ी संख्या है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन मिला। अब आप मंत्रिमंडल की अभी बात कर रहे थे, तो मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का तो अब निश्चित तौर पे 18 जून के बाद या ये सरकार के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, समीक्षा चल रही है तो होगा। अब 2 मंत्रियों को तो मौजूदा को टिकट ही नहीं दिया राज्यसभा का, जिनका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है। एक राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू थे, एक KJ कुरियन करके थे जो केरल से थे, मंत्री हैं, और 2 जो मंत्री हैं केंद्र में वो प्रदेशों के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी और दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, तो इनको भी अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत स्थान अभी रिक्त होंगे, कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाएगा, संगठन की भी प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ से 2 राज्यसभा सदस्य गए हैं, तो उसमें एक तो निश्चित तौर पर संगठन में बड़ा पद हासिल करेगा, चाहे वो अलका जी हो चाहे सतीश जी हो, और एक निश्चित तौर पर जो मेरा मानना, मैं आकलन के हिसाब से कह रहा हूँ कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होगा। अब कौन होता है क्या होता है ये तो पार्टी का उनका निर्णय है, जो भी हो, लेकिन दोनों जो भाजपा की तरफ से सांसद गए उन, इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों एक कद्दावर हैं, अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे ऑडिटर हैं, अपने जो विषय हैं होते हैं उनके बहुत मतलब नॉलेज रखते हैं, बहुत पढ़ के जाते हैं। सदन में दोनों को ही हमने देखा, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों को कहीं कमजोर नहीं आंका जा सकता। अब कांग्रेस से जो गए नीरज दांगी, उनका अनुभव 6 साल का रहा ही है राज्यसभा में, उन्होंने काफी कुछ सीखा समझा होगा, तो निश्चित तौर पे मतलब वो भी एक प्रदेश के हित में कहीं ना कहीं तीनों जो हैं एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। लेकिन पिछली बार जो होता था कि ज्यादातर बाहर के लोग हमारे यहाँ से बन जाते थे, अब रणदीप सुरजेवाला, अभी KC वेणुगोपाल, एक मुकुल वासनिक, ये लोग गए राज्यसभा में, अभी तो 2 हैं वहां प्रेजेंट में, लेकिन राजस्थान के कोई मुद्दे नहीं उठाते। अब तीनों बोलते राजस्थानी है, तो उस रूप और में ये भी एक बाहरी का टैग भी लगता है, अक्सर एक बाहरी का टैग भी लगता है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं थे, यहाँ के लोग भी क्या कम है, बहुत सारी बार बात आती है ये। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मुद्दा उठाया जाएगा। और वैसे अब राजस्थान से अगर हम बात करें तो कई कद्दावर नेता ऐसे हैं, घनश्याम तिवारी राज्यसभा में है, सतीश पूनिया जाएंगे, अलका सिंह जाएंगे। अलका सिंह का मैंने देखा भी जब विधानसभा में थी तो एक बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन की भूमिका में उनकी रही, जो इश्यूज जो उन्होंने उठाए सरकार सामने पार्टी की हो बस बेशक, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कुछ यहाँ रखा। तो उनका एक जो एक्सपीरियंस, और जैसे ओम जी ने क्लू दिया, उनके जो हस्बैंड है नाथू सिंह गुर्जर, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, और निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन की भूमिका में भी रहे हैं वो। और जैसे उस दौर के जर्नलिस्ट राजीव जी, ओम जी, ये कहते हैं अक्सर जर्नलिस्ट 11 के यार नाथू सिंह गुर्जर, वो एक अलग अंदाज के नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने एक तरह से कंप्रोमाइज किया कि बस अब ठीक है, एक लिमिट है, उसके बाद अब कोई चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि पिछले दिनों भी जब ये बात आ रही थी तो उन्हें उनियारा से किसी ने सलाह दी थी, संगठन को भी और सरकार को भी, कि नाथू सिंह गुर्जर आपके पास में एक ऐसा चेहरा है जो मंत्रिमंडल में इस वक्त एक सीनियर मिनिस्टर की भूमिका में काम कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने मना भी किया या पार्टी ने अप्रोच नहीं की, जैसी भी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। निश्चित रूप से नाथू सिंह गुर्जर का भी अपना एक कद रहा है राजनीति में, उनका भी इस पार्लियामेंट्रियन भूमिका में काफी कुछ रोल रह सकता है अलका जी के साथ में। तो मैं श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। एक अक्सर ये बात आती है कि चाहे सोनिया गांधी लड़ी हो चाहे वेंकैया नायडू लड़े हों, तो ये बात आती थी कि बाहरी लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या, यहाँ के लोग नहीं थे क्या। तो अब ये तो टॉपिक एटलीस्ट नहीं रहेगा। बीजेपी ने ये करके दिखाया कि अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर के ये तो कर दिया कि हम बाहरी लोगों को अब नहीं लाना चाहेंगे। जिस प्रकार देखिए, वेंकैया नायडू अगर हमारे यहाँ से राज्यसभा के सदस्य बन के गए तो उन्होंने राजस्थान को दिया, जो द्रवती नदी का जो है आपके सामने सारा उन्हीं का था, उन्होंने कुछ दिया। बाकी के लोग तो गए, वेणुगोपाल गए तो कुछ नहीं मिला। अब देखिएगा जो अभी कह रहे थे कि देखिएगा कि मुकुल वासनिक क्या मिला, किस तरह की स्थिति है, बड़ी तिवारी जो गए वो भी कुछ नहीं दे पाए। और देखिएगा कि जिस प्रकार से अपने बेटे के क्षेत्र में लगा दिया यहाँ का पैसा, जिस तरह से सुरजेवाला ने तो अपने बेटे के विधानसभा क्षेत्र में यहाँ का पैसा है। अब देखिए निश्चित तौर पे राजस्थान से जो 2 चुनकर के जाएंगे, जो कि तय है बिल्कुल, क्योंकि नीरज दांगी ने तो आज नॉमिनेशन भी कर दिया।
देखिए कांग्रेस में जिस प्रकार से नाम आकर के कल नाम डिक्लेयर हुआ, आज नॉमिनेशन भरा, ये एक बड़ा चौंकाने वाला रहा कि भाई क्यों, किस इसमें क्या, स्थिति में- इसमें डाउट क्या है श्याम जी, डाउट क्या डाउट है? देखिए- क्योंकि उनको लगता है कि देखिएगा एक ही दिन अब आप देखिएगा कि ऐसी क्या कि आज कल अगर और आज डिक्लेयर करके आज ही कर नॉमिनेशन कर दो, जिससे कोई दूसरी दावेदारी करे ही नहीं, कुछ करे ही नहीं। तो देखिए चौंकाने वाली बात तो है निश्चित तौर पर। नहीं आपके लिए आज देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ पायलट तो खड़गे साहब को नॉमिनेशन कराने के लिए वो वहां पर मौजूद है, वो आज मौजूद नहीं थे। आपने देखा फोटो में अशोक गहलोत भी थे, टीकाराम जूली भी थे, डोटासरा भी थे, लेकिन सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट को वहां जिम्मेदारी देकर के भेजा गया। तो अब देखिएगा निश्चित तौर पे कांग्रेस ने चलिए, भी मैं इसके लिए स्थानीय समय कम है। राजीव जी रात को डिक्लेयर, सुबह नामांकन, इसमें कहीं कोई बात आती है? वैसे तो कोई बात नहीं आती। जो मतलब मैं जहां तक समझता हूँ नीरज डांगी को 2 दिन पहले इशारा कर दिया हुआ कि आप अपनी तैयारी रखना। अब पार्टियां तो ऐसी करती हैं। सतीश पूनिया जी और अलका गुर्जर को भी पहले से ही 1 दिन 2 दिन पहले ही इशारा कर दिए थे कि आप लोग तैयारी रखना। सतीश पूनिया आज भरने वाले थे नामांकन, लेकिन आज उनके कहीं पहले से तय प्रोग्राम नागौर जिले में थे कहीं, तो वो वहां गए। पार्टी ने आज का ही सोचा था, लेकिन अब वो ठीक है, वो परसों भर देंगे। अभी 8 तारीख है, तो नामा घोषणा होती है और ये एक उत्साह भी रहता है। जिसका मतलब नाम जो आया है कि उसको टिकट मिला है, तो वो एक बड़ी चीज है उसके लिए। जिसको टिकट मिलता है तो वो खुद भी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी नामांकन भरूं। तो मेरे हिसाब से तो ये है। अब कांग्रेस में नाम पे ही चल रहे थे, भाजपा में भी चल रहे थे नाम, लेकिन पार्टियों ने जो तय किया उस हिसाब से नीरज डांगी का भी नाम चल ही भी रहा था। ऐसा नहीं है कि उनका कहीं सिरे से कोई खारिज था कि एक अचानक नाम आया हो, लेकिन उनका नाम था पहले से ही, खड़गे की गुड बुक्स में थे। तो निश्चित तौर पर, और नए को देने से कहीं हो सकता है कुछ विवाद भी उत्पन्न हो जाता, दूसरे लोग नाराज हो जाते। तो पार्टी कई बार एक सेफ गेम भी खेलती है कि भाई वो पुराने को ही दे दो, कोई नाराज नहीं होगा, भाई रिपीट ही किया है। तो उसमें आधी नाराजगी लोगों की दूर हो जाती है। ठीक है कि मांगने वाले थोड़े निराश होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन एक जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके लिए एक सेफ लाइन भी होती है कि भाई रिपीट कर दिया हमने, तो दूसरे जितना विरोधी जो बिल्कुल। चले, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि एक दूसरा एक सेफ पॉइंट ये भी होता है कि किसी तरह की अगर हाँ कोई कंट्रोवर्शियल होती है तो बात एक अलग है। अदरवाइज ये मान करके चलते हैं कि देखिए हमने तो उसी पे भरोसा जताया। ज्यादातर एक कहते भी हैं कि ज्यादा दावेदार हो तो आप उसी को देके खत्म करो, कि पार्टी आलाकमान का निर्णय था और उन्होंने कहा कि इन्हीं को टिकट दे दीजिए। खैर चले, कि ये भी एक बड़ा सौहार्दपूर्ण रास्ता होता है कि उसको रिपीट कर दीजिए, कई जगह ऐसा होता भी है। तो चले, अपने अपने विचार हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत लंबी पारी खेली है, राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, जातीय समीकरणों को भी देखा है, उसी का एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।